सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसमें से सबसे पहला वर्ड आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन। ठीक, यहाँ भी वही पढ़ना है। तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया इसके बाद लिखा है एवं, माने और क्या पढ़ना है हमको? समीकरण। तो दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक चीज है अभिक्रिया और दूसरा है समीकरण। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है? तो एक दूसरे से अलग ही नहीं, अभिक्रिया और समीकरण एक ही है। तो फिर अलग अलग नाम क्यों लिखा है? अभिक्रिया को ही समीकरण बोलते हैं, तो फिर अलग क्यों लिखा? तो बात यह है कि अभिक्रिया जो है वो शब्द रूप भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम अगर ये बोले कि चूने को पानी में डालने पर, ठीक है, चूने को पानी में डालने पर हमें बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यही बात एकदम जाग के रखना है ना, कि क्या बोल रहा आदमी, सुनना ध्यान से। भाई हम बिना बुझा हुआ डाले पानी में तो फिर वो बुझा हुआ बना। ठीक, हमने वो चीज जो बोला हिंदी में बोला, एक कथन बोला, तो उस कथन को हम एक तरह से अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें क्या हुआ, चूना हमने डाला और बना क्या, बिना बुझा हुआ। यही फिर हाँ बोल दिया भाई, बुझा हुआ चूना बना ना, बुझा हुआ चूना बना। तो क्या उसका गुण में चेंज आया कि नहीं आया? चूना को पानी में डालने से पहले वो पाउडर के रूप का था, ठीक है, या फिर पत्थर के रूप का था, लेकिन जब हमने उसको पानी में डाला तो वो जो छोटा छोटा ढेला टाइप का था वो पूरा पाउडर एकदम मिल गया उसमें जाकर के। दूसरा बात, क्या पानी में डालने से पहले जो गुण था, क्या डालने के बाद भी वही गुण रहेगा? गुण बदल जाएगा उसका, है ना। अच्छा, तो जब गुण बदल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। ठीक है, तो अब ये तो बात रही अभिक्रिया की, हम कोई भी जो कथन बोलते हैं तो वो हो गया एक तरह से अभिक्रिया। लेकिन उसी कथन को जब हम संकेत के द्वारा, सूत्र के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समीकरण। कल तुमको डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिखवा दिए हैं। क्या क्या लिखवाए? पहला लिखवाए रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखे थे? तो सब अपना कॉपी देखना, है ना, कि किसी भी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो पहला डेफिनेशन जो हम तुमको लिखवाए रासायनिक अभिक्रिया का, क्या लिखवाए? कि किसी भी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो तो उसमें जब चेंजेस आएगा तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक, जैसे वो जो चूना था वो प्योर था, है ना, एक तरह से जो बाजार से हमने खरीद कर लाए, लेकिन अब हमने उसको पानी में डाला जिससे उसके गुण में क्या आया? बदलाव आया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम चूना पत्थर को ले लें, ठीक है, चूना से बनता है, पहले चूना पत्थर, उसको हम लोग गर्म करते हैं। क्या करते हैं? तो गर्म करने से भी क्या होता है? उसके गुण में बदलाव आता है। तुम्हारे पास अगर चीनी है, मामूली सा मिठाई बनाने के क्रम में हम लोग चीनी लेते हैं, और चीनी को हम लोग क्या करते हैं? पहले गर्म करते हैं बनाने के लिए। उसको क्या करते हैं? चीनी को गर्म करते हैं। तो गर्म करने से पहले का गुण और गर्म करने के बाद का गुण क्या एक जैसा रहेगा? नहीं, वो बदल जाता है ना। थोड़ा क्यों नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा। गुड़ वाला भी एग्जाम्पल कल हम लोग लिए थे। क्या कि जो गुड़ हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, जो लाए वो, और गर्म करने के बाद क्या हुआ? गुण में थोड़ा बहुत अंतर आया। तो वो अंतर किसके कारण आता है? अभिक्रिया के। ये बात जो था वो छोटी छोटी बातें थी, हमारा दैनिक उपयोग का वस्तु था, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं रासायनिक पदार्थों के बारे में। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन हम क्या लिखवाए थे इसके भी, कि जब किसी भी पदार्थ के रंग, आकार या गुण में परिवर्तन हो जाए या उससे गैस का निकास हो तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो किसी का भी अगर रंग में बदलाव आ जाए, आकार में बदलाव आ जाए, गुण में बदलाव आ जाए, या उससे गैस का निकास होने लगे, तो हम कहेंगे कि वहां कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अच्छा, रंग तो बदलते हुए देख सकते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ ही हमारे पास, खाने वाला चीज, तो अभी जो फ्रेश है वो फ्रेश में कलर अच्छा दूसरा आएगा, लेकिन जब वो खराब हो जाएगा, खराब होने के बाद क्या फ्रेश वाले का कलर और खराब वाले का कलर एक जैसा रहेगा? थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा ही, है ना। तो वो बदलाव हुआ रंग का। गुण का बदलाव,
खान स्वाद, ठीक बोला तुम, स्वाद में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, तो गुण ही बदल गया। इसके बाद लिखा एक चीज क्या कि तापमान में परिवर्तन हो जाए। अब ये तापमान में परिवर्तन कैसे हो, और यहां से उससे लिखे एक और चीज कि गैस का निकास क्या हो जाए, गैस का निकास। तो हमें ये दिखेगा तो नहीं लगभग टाइम ज्यादातर, लेकिन अगर हम प्रयोगशाला में करें तो हम देख सकेंगे कि हाँ इससे गैस का निकास हुआ है। इसलिए कभी कभी एक दो क्रियाकलाप था कि परखनली में कुछ प्रयोग करते थे और जलता हुआ मोमबत्ती लाते थे या माचिस का तीली लाएंगे तो फटफट का ध्वनि के साथ वो जलता है ना। कभी कभी तुम ऐसे मोमबत्ती या माचिस का तीली किसी के सामने ले जाते हो तो बुझते बुझते जलते हुए देखे हो। तो ये सारी चीजें होती है, मतलब वहां से गैस निकल रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया का परिभाषा दो तरह से तुमको बताए, दोनों में से जो पसंद आए तुम उसको याद करना, ठीक है। क्या, फिर से एक बार, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको, यदि किसी पदार्थ का रंग, आकार या गुण में परिवर्तन हो या उससे गैस का निकास हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और इससे पहले लिखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब हम 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लिखे क्या, परिवर्तन दो प्रकार का होता था, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन तुमको लिखा है क्या, पहले भी 9 में भी हम लोग पढ़े कि भौतिक परिवर्तन ऐसा होता था जिसमें किसी भी वस्तु को अपनी पुरानी मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है। माने जैसा वो पहले था हम वैसा उसको पा सकते हैं। भौतिक अवस्था में आकार बदलता है, जैसे एक पेड़ है या लकड़ी है, लकड़ी को हमने काट दिया तो उसका आकार क्या हो गया, बदल गया, लेकिन उससे उसका गुण बदला क्या, लकड़ी जो था वो अभी भी लकड़ी है। तो ये होगा भौतिक परिवर्तन जिसमें सिर्फ उसका आकार बदलता है, गुण नहीं बदलता। तो किसी भी वस्तु में जब भौतिक परिवर्तन हो तो उसके आकार में परिवर्तन आ सकता है लेकिन उसके गुण में परिवर्तन नहीं आता। वही रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें गुण भी बदल जाता है, सीधा बात, गुण भी बदल जाता है और बाद में जो मिलता है उसका गुण पिछले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। चलो लकड़ी का एग्जांपल लिए, लकड़ी को जलाए, ठीक है, तो तुम देखे होगे जलाते जब लकड़ी जल जाता है तो उसका कुछ पार्ट बच जाता है। और अगर हम देखे होगे कि कोई आदमी क्या होता है, लकड़ी जल जाता है, पूरा जलने के बाद जब उसका काम हो जाता है तो उसको बुझा देता है, तो काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है। उसका यूज हम लोग कोयले के रूप में भी करते हैं। तो पहले लकड़ी का कलर अलग था, लेकिन जब हम उसको बुझा दिए, अभी भी हम उससे उष्मा ले सकते हैं, अब कलर उसका क्या हो गया, बदल, काला हो गया। अब पहले उसका गुण अलग था, अब का गुण उसका अलग है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। एक तो अब एक चीज और था, नीचे एक नोट लिखे क्या कि रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें वो जो भी पदार्थ है उसका गुण में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ का गुण में बदलाव आता है और वो गुण क्या होता है, पिछले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। अभी हम लोग क्या है ना, छोटा छोटा खाली जो यूज का चीज है, मतलब हम लोग जो दैनिक जीवन में देखते हैं वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। कुछ देर के बाद, ठीक है, हम लोग जब अभिक्रिया पढ़ेंगे बारी बारी से तो हम लोग केमिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम दैनिक जीवन का उदाहरण ले रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है, लिखा है क्या कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सिंपल बात, अगर किसी का रंग में बदलाव आ गया, किसी के गुण में बदलाव आ गया, स्वरूप में बदलाव आ गया, प्रकृति में बदलाव आ गया, माने किसी में भी बदलाव आया तो हम उसको क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सीधी तो बात है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जानने के बाद तापमान में भी बदलाव या फिर गैस का भी निकास, ये सारा कारण है किसका, रासायनिक परिवर्तन का या फिर रासायनिक अभिक्रिया। इन सब में से कोई भी एक काम होगा, रंग बदल गया, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आकार से सिर्फ हम निर्धारित नहीं करते हैं, रंग बदल गया, गुण बदल गया, तापमान में परिवर्तन आया या गैस का निकास हो रहा है, तो इन सब में हम लोग क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलो, तो अब इसके नीचे हम लोग रासायनिक समीकरण लिखे हुए। अब रासायनिक समीकरण क्या था, अभी बोले शुरू में क्या कि जब हम किसी भी अभिक्रिया को प्रतीक के
या सूत्र की सहायता से जब हम लिखेंगे तो जो प्रतीकात्मक रूप होगा या जो संकेतात्मक रूप होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब रासायनिक समीकरण में दो चीजें आती है रासायनिक अभिक्रिया में जो हमें जानना है। तो हम हमेशा एक पदार्थ नहीं, एक से अधिक पदार्थ को भी एक साथ ले सकते हैं। तो क्या होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जो हम 2 पदार्थ 3 पदार्थ 4 पदार्थ को जब हम मिला देंगे तो हो सकता है बाद में एक पदार्थ मिले। जैसे हम लोग शरबत भी तैयार कर लेते हैं तो क्या वहां भी कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? हम पानी लिए, चीनी लिए, नींबू का रस मिला दिया, बढ़िया शरबत बन गया, पीने मन कर गया। वैसे भी गर्मी के दिन आ रहा है। अच्छा चलो, तो मिलाने से पहले सब अलग अलग पदार्थ था, लेकिन मिलाने के बाद तो सब एक बन गया। ठीक, तो वहां क्या किसी प्रकार की अभिक्रिया हुई है? नहीं हुई है। हुई है। वहां भी रंग गुण सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। ठीक है, तो 2 चीजों के बारे में जानना, एक है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। तो अभिक्रिया होने से पहले जिन चीजों को हम लेते हैं वो अभिकारक कहलाता है, और अभिक्रिया होने के बाद जो सारी चीजें बनती है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एक अभिक्रिया हम लोग कल ऐसे लिखे थे, जैसे एक छोटा वाला हम लोग लिखते हैं Mg+O2, और इसको हम लोग क्या बनाया था? MgO बनाया। ठीक है, अब समीकरण बोले थे 2 प्रकार का होता है। पहला समीकरण था जिसको हम लोग बोले थे कंकाली रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो समीकरण था वो था संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब आ गया तो यही पढ़ लेते हैं कि पहला कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम शब्द समीकरण को संकेत में लिखेंगे, तुम यहाँ देखो कॉपी मत पलटाओ, है ना, ये लिखने के लिए नहीं है ना, तुमको समझाना समझो, आज लिखवाएंगे कुछ भी नहीं, सब लिखा हुआ है। कंकाली रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो जब हम जो कथन है उस कथन को हम जब संकेत में प्रदर्शित करेंगे तो ये कहलाएगा कंकाली रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या किसको कहेंगे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें ये तीर है ना, इसको हम कहेंगे अभिक्रिया। अभिक्रिया करने से पहले जितना भी तत्व है, जैसे यहाँ 2 तत्व है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन, तो 2 तत्व है। यहाँ मैग्नीशियम कैट है, गिनती करना सिखाते हैं। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है। ध्यान से सुनना, यहाँ जो रहता है उसको बोलता है परमाणुओं का संख्या। क्या कहते हैं? परमाणुओं की संख्या। यहाँ जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अणुओं की संख्या। किसको? अणुओं की संख्या। याद रखना एक चीज कि जब हम एक बार अभिक्रिया लिख देंगे तो नीचे हम बदलाव नहीं कर सकते, जो भी बदलाव करना हम उसके आगे में करेंगे। अब संतुलित रासायनिक समीकरण पर आता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद जितने भी तत्व इधर मौजूद है और उनकी जितनी परमाणुओं की संख्या है इधर और उधर बराबर होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। डेफिनेशन लिखा हुआ, अच्छे से याद करना, फिलहाल समझना। जैसे यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो गुना करेंगे 1 गुना 1, 1 ही हुआ, मतलब मैग्नीशियम 1 ठो है यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 अणु है। ठीक है, और इसका ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो 2 1 का 2, माने ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु। लेकिन अगर इस साइड आ जाए तो यहाँ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन नहीं देखना, मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है? 1। यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स क्या है? 1। तो ये 1 1 तो बराबर है, 1 1 का 1 2 नहीं, 1 1 का 1 गुना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के जगह पर क्या लिखा है? 1। तो फिर इसका अणु कहाँ है? इसका भी अणु यही वाला है। ठीक है, तो यहाँ 1 गुना 1 कितना हुआ? 1। तो भाई सब यहाँ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इधर 1 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 2। अच्छा, ऐसा कभी होगा कि हम मान लो ऐसे एग्जांपल 50 ग्राम चीनी और 200 ग्राम हमने जल मिलाया, पानी 200, 50 ग्राम चीनी, शरबत कितना बनेगा? 250 ग्राम। कितना? 250। वजन बराबर रहता है कि ऐसा हुआ मिलाते मिलाते कम हो गया? नहीं।
तो द्रव्यमान भी, इधर का द्रव्यमान उधर का द्रव्यमान बराबर होता है, इधर का संख्या उधर का संख्या बराबर होता है। तो इधर अगर 2 था तो उधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन 2 है क्या? नहीं। तो ये कंकाली रासायनिक समीकरण है। जब हम उसको 2 कर देंगे तब वो क्या बन जाएगा? संतुलित। तो संतुलित करेंगे कैसे? उसके लिए एक मेथड आता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, लंबा है, सीधा हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। 10वां में आ गए हम लोग, 10th में ना क्या। तो हमको सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड होगा तो बता भी देंगे, लेकिन वो ऐसे देखना है। ऑक्सीजन कितना था? 2। तो हमको ऑक्सीजन को यहाँ 2 करना होगा, लेकिन अभी बोले कि नीचे कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो यहाँ नीचे नहीं बदलेंगे तो यहाँ हम 2 देंगे, हम यहाँ 2 दे दिए। अब ध्यान से सुनना, ये 2 मैग्नीशियम का भी है, ये 2 ऑक्सीजन का है। तो ये 2 ऑक्सीजन को तो हमने बराबर कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन बराबर करने के चक्कर में एक चीज हमने बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? मैग्नीशियम। यहाँ 1 था और 1 गुना 2 कितना हो गया? 2। तो कहता है 1 गुना 2 3। नहीं बहुत है, बढ़िया। हाउस मतलब घर ना, और होम मतलब क्या बोला था? गृह। नहीं ठीक है, बात तो तुम बहुत बढ़िया बोलता है। ध्यान से देखेंगे। अब मैग्नीशियम यहाँ 2 1 का 2 है, तो क्या बोले नीचे तो बदलाव कर नहीं सकते, तो कहाँ बदलाव करेंगे? यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया? 2। अब समीकरण संतुलित हो गया। 2 Mg + O2 अभिक्रिया करके 2 MgO बनाया। ठीक है, तो दोनों समीकरण समझ आया। कंकाली समीकरण उसको बोलेंगे जब हम कथन को देख के सिर्फ उसको संकेत या सूत्र में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऐसा, या फिर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये कथन रहा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब हम उसको समीकरण में लिखेंगे, तो क्या बोले थे? मैग्नीशियम, तो ये रहा मैग्नीशियम। और क्या बोले थे? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हमने ऑक्सीजन के साथ मिला दिया इसको। और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया इधर। अब सूत्र हम लोग 9 में लिखना ही सीखे थे, याद है ना? हाँ, तो उसी से सूत्र लिखे। अब सूत्र लिखे तो लिखने के बाद देखे कि इधर ऑक्सीजन 1 हुआ और इधर ऑक्सीजन 2 था, तो हमको संतुलित भी करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, क्या रासायनिक समीकरण को कुछ और भी क्वेश्चन जैसे लिखे थे, क्या लिखे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? पहले ठीक है, उससे पहले एक और बात बताते हैं कि ये जो तीर है, इसके इस साइड वाला सारा चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। अब इसमें 2 चीज आए, 3 चीज आए, 4 चीज आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब का सब क्या कहलाएगा? अभिकारक। और इस तीर के इस साइड वाला जितना भी चीज बने, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। फिलहाल मेरे एग्जाम्पल में एक ही चीज बना है। ठीक है, आगे बड़ी बड़ी समीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं और अगले ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बोले कम से कम 10-12 तरह का समीकरण हमको पढ़ना है ना। तो वो अभिक्रिया, इसके बाद अच्छा, ये जो तीर है ना, कभी कभी इसके ऊपर में या फिर इसके नीचे में तुम कुछ लिखा देखोगे, तो क्या क्या लिखा हुआ रह सकता है? यहाँ पे तापमान, और क्या लिखा रह सकता है? दाब, और क्या लिखा रहता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, इसको भी बता ही लेते हैं उत्प्रेरक किससे करते हैं। तो उत्प्रेरक क्या बोला था तुम? पिन मारने वाला ना, लड़ाने वाला। अच्छा, तो यहाँ क्या काम है उत्प्रेरक का? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देता है। नहीं, हम लोग जैसे 2 लड़ते हैं तब दूसरा दोस्त बोल रहा है अरे मारने की देखे क्या, अगर मार जो होते हम छियन तर पीछे, यही बोलता है तुम्हारे पीछे, हाँ मैं मारो ना उसके बाद। अच्छा ठीक है, तो उत्प्रेरक कौन होता है? वही लड़का जो बोल रहा है मारो, हम सब देख लेंगे, है ना। तो फिलहाल यहाँ उत्प्रेरक कौन होगा? जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा या अभिक्रिया की दर को घटा देगा। मतलब अभिक्रिया जल्दी से हो जाएगा या अभिक्रिया धीमे होगा, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। उसका जैसे तुम्हारे दोस्त का लड़ाई में कोई भाग नहीं, मारने तुमको कह रहा है, मारेगा तुम, है ना, या फिर मार खाएगा तुम, वो खाली पीछे से सपोर्ट में है। उसी तरह उत्प्रेरक सिर्फ सपोर्ट में रहता है, ये हिस्सा नहीं लेता अभिक्रिया। इसके बाद अब आते हैं फिर से संतुलित वाले पर।
संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है, ये आंसर हम पहले भी दे चुके हैं अभी तुरंत। क्या बोले कि अगर यदि हम 200 ग्राम जल और 50 ग्राम चीनी मिलाएं शरबत 250 ग्राम बनेगा कि कम बेसी बन जाएगा? 250 ग्राम। 9th में सीखे थे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, क्या कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा। और भी चीजें वहां पढ़े थे, स्थिर अनुपात का नियम, वो सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ ध्यान से समझना कि अगर इधर ऑक्सीजन 2 है तो उधर भी ऑक्सीजन 2 रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करे, इसके लिए हमको संतुलित करना जरूरी होता है। इसके अलावा इधर के परमाणुओं की संख्या और उधर के परमाणुओं की संख्या सबका बराबर हो, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। और नहीं तो इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन बोला, हवा तो है ही, लेकिन कहाँ गया ना, ये तो ऑक्सीजन वाली बात है। कभी दूसरे पदार्थ भी तो आएंगे, तो हमें संतुलित करना है। क्या लिखे थे आंसर हम लोग? लिखे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि अभिकारक और उत्पाद में जितने भी चीज मौजूद हैं सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है और यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है, फिर कर रही है, एक ही बात। तो इधर जितना चीज मिला है उधर उतना ही बना, ये दिखाने के लिए हमको संतुलित करना जरूरी होता है। अब ऐसा नहीं इधर 10 वो मिला दिया उधर ये वो लिखा जाए तो गलत बात है। अगर इधर 10 है तो उधर भी 10 ही होना चाहिए। तो ऐसा समझेंगे। अगला लिखे थे क्या कि एक रासायनिक समीकरण जो संतुलित है उसका क्या महत्व है? संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? फिर से वही बात, महत्व ये है कि ये बताता है कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन किया गया है। जितना भी कारक में है उतना ही उत्पाद में है, ठीक है, जितना भी कारक में है उतना उत्पाद में है। ये लिखे हुए आंसर क्या कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण का बहुत महत्व है क्योंकि यह बताता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों और मौजूद सभी, यहाँ मौजूद के बाद है गलत लिख दिया, ठीक है, मौजूद सभी तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या, इधर जितना भी तत्व है ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 है, परमाणुओं की कुल संख्या और उधर के परमाणुओं की कुल संख्या आपस में बराबर है। साथ ही इधर का द्रव्यमान और उधर का द्रव्यमान आपस में बराबर है। बस यही बताता है संतुलित रासायनिक समीकरण, यही उसका महत्व है। ठीक, अगला तो उत्प्रेरक लिखे थे। अब एक और क्वेश्चन लिखे थे, क्वेश्चन का आंसर लिखे क्या कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम कैसा अभिक्रियाशील धातु है, वो हवा में रहते रहते रिबन के ऊपर एक परत बन जाता है। अब हमको अगर जलाना है कोई चीज, जैसे मेरे पास एक सूखी लकड़ी है, भीगी लकड़ी है, कौन वाला जल्दी से जलेगा? सूखा लकड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का मात्रा कम है। अब सेम केस यहाँ पर उसी तरह से समझना कि मैग्नीशियम रिबन है, अगर रिबन प्योर रहेगा तो आसानी से जलेगा, लेकिन रिबन के ऊपर कुछ लग जाएगा तो वो थोड़ा धीमे धीमे जलेगा। अच्छा, तुम्हारे पास जो कॉपी होता है, ठीक है, तुम जिस पर लिख रहे हो, तो अगर पेज और तुम्हारा हाथ बिल्कुल स्वच्छ है तो अच्छे से लिखा रहा है। लेकिन अब तुम क्या करो, तुम्हारे हाथ में अभी भोरे भोरे नहा के तेल लगा कर आ गए, हाथ में यहाँ तेल लगा हुआ था, ठीक है, तुम पहला लाइन लिखे बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन पहला लाइन लिखने के क्रम में ये हथेली वाला तेल नीचे लग गया। तो अब जब तुम नीचे लिखने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हारा पेन उस जगह पर अच्छे से नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो काम अच्छे से हो रहा है नहीं। फिर हथेली वाला जब तेल पूरा अच्छे से साफ हो जाए तो नीचे तो नहीं लगेगा, फिर देखोगे नीचे मेरा अच्छे से लिखा है। तो कोई भी काम अच्छे से हो इसके लिए साफ होना जरूरी है। अब रिबन के ऊपर एक परत बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अगर जलाएंगे तो हो सकता है धीमे धीमे जले या फिर नहीं भी जले, तो उसको क्या कर लिया जाता है, थोड़ा रगड़ दिया जाता है, रगड़ के साफ कर देता है। रगड़ते किससे? रेगमाल, सैंड पेपर से। सैंड पेपर तुम लोग साइकिल वाला चित्ती छुड़ाने के लिए कभी रगड़ा? हाँ सर। क्या देखे हो कि नहीं? हाँ, सरेस पेपर ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगमाल। नहीं तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, रिबन को साफ करते हैं ताकि ऊपर वाला परत हट जाए। अब जो ऊपर वाला परत हट जाएगा तो आसानी से जलेगा, और जलने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? एक सफेद चूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। और वो चूर्ण किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अभी तक इतना पढ़े थे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। लो कॉपी लो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब कल लिखेंगे
कम से कम 10-12 तरह का एक साथ अभिक्रिया लिखेंगे कि कौन कौन सा अभिक्रिया है, और उसके बाद फिर से समझेंगे। फिर कहते हैं तो अभिक्रिया अगर अच्छे से याद रट लेगा तो अलग वाली बात है, लेकिन तुम समझ लोगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। तो उम्मीद है कल एक दिन में अभिक्रिया पढ़ लेंगे और एक दिन में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो तब कितना बजा।